गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज सिकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 10th की साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। और पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की, जिसमें आपने आहार नाल के बारे में पढ़ा था। आहार नाल के विभिन्न भागों में विशेष रूप से मुख, गुहिका, ग्रसनी, ग्रासनाल और आमाशय, इन सभी बिंदुओं पर आपने विस्तृत अध्ययन किया था। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आहार नाल का नेक्स्ट जो भाग होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो आहार नाल का भाग है बेटा, वह है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या इसको कहा जाता है बेटा छोटी आंत। नाम की छोटी है लेकिन काम की बहुत बड़ी होती है। मनुष्य की जो छोटी आंत होती है यह विशेष रूप से भोजन के पाचन प्लस पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है, एक तो भोजन का पाचन और दूसरा जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है उस पचे हुए भोजन के अवशोषण का ये सेंटर होता है, केंद्र होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भोजन का अंतिम रूप से जो डाइजेशन है वह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, उस भोजन का एब्जॉर्प्शन या जो अवशोषण है वह इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, छोटी आंत में ही होता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को भोजन के पाचन और अवशोषण, इन दोनों का सेंटर कहा जाता है। भोजन के पाचन और अवशोषण का क्या होता है? ये केंद्र होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से तो छोटी है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है सबसे ज्यादा होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर, याद रखिएगा बेटा, फीट नहीं, 6 से 7 मीटर एक तो ये लंबी होती है, प्लस कुंडलित तो होती है, प्लस शकरी होती है। ठीक, 6 से 7 मीटर लंबी, कुंडलित और शकरी नलिका के रूप में उपस्थित होती है। आंतरिक रचना के आधार पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 मुख्य भागों में बटी होती है। आंतरिक रचना के आधार पर, किस आधार पर? आंतरिक रचना के आधार पर ये कितने भागों में? 3 भागों में बटी होती है। सबसे पहला जो भाग है बेटा वह है ड्यूडेनम, या जिसको आप ग्रहणी कहते हैं। दूसरा जो भाग है वह है जेजुनम, दूसरा जो भाग है वह है जेजुनम, या इसको कहते हैं मध्यांत्र। क्या कहते हैं? मध्यांत्र। और तीसरा जो भाग है वह है इलियम, इलियम, या इसको कहा जाता है बेटा शेषांत्र। तो आंतरिक रचना के आधार पर स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होते हैं? 3 भाग हैं, या जो छोटी आंत है वह 3 भागों में क्या होती है? बटी होती है।
जैसा कि आपने ये डायग्राम बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, और यहाँ आपने मुख गुहिका पढ़ लिया था, ग्रसनी पढ़ लिया था, ग्रासनाल भी पढ़ लिया था, पापी पेट भी पढ़ लिया था आपने, जिसको आपने नाम दिया था स्टमक, इसको आपने नाम दिया था आमाशय। तो आमाशय के बारे में आपने विस्तृत अध्ययन किया था। तो आमाशय अंतिम रूप से जिस भाग में खुलती है वह भाग आपकी क्या कहलाती है? ग्रहणी। और यहां पर मैंने क्या बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 मुख्य भागों में बटी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है वह है ड्यूडेनम, ग्रहणी है। क्या है? ग्रहणी। तो आमाशय, यहां पर एक वाल्व होता है, मैंने आपको बताया था, ये वाल्व होता है जठर निर्गमी, जठर निर्गमी अवरोधनी। तो 3 से 4 घंटे बाद भोजन, चूंकि यहां पर भोजन कितना रहता है 3 से 4 घंटे तक, इसमें 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है और वह भोजन काइम या लुब्धि के रूप में बन जाता है। 3 से 4 घंटे बाद जठर निर्गमी अवरोधनी द्वारा भोजन कहाँ गया? ग्रहणी में गया। तो ध्यान दीजिए, आमाशय अंतिम रूप से इस जठर निर्गमी अवरोधनी द्वारा छोटी आंत के जिस भाग में खुलती है वह भाग ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी जो होती है बेटा, ये 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये जो रचना आपको दिख रही है ये रचना आपकी क्या कहलाती है? ड्यूडेनम कहलाती है। और ये कितना? 25 सेंटीमीटर लंबी, सकरी। ये 25 सेंटीमीटर क्या है? लंबी प्लस सकरी। 25 सेंटीमीटर लंबी प्लस कैसी है? सकरी। इसका जो शेप आप अगर देख रहे हैं तो कैसे दिख रहा है? अगर आप इस फार्म में ऐसे करते हैं तो ये आपका कैसे दिख रहा है? सी दिख रहा है। लेकिन इसको अगर आप उलट देंगे तो ये तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो आकार होता है सी अथवा, और अगर इसको उलट देते हैं तो कैसे दिख रहा है? यू आकार। सी अथवा यू आकार, सी अथवा यू आकार की क्या होती है? रचना। ध्यान दीजिए, इस ग्रहणी में किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं होती है, लेकिन इसमें ग्रहणी ग्रंथियां तथा ब्रूनर ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। लेकिन ब्रूनर जो ग्रंथियां यहां पर उपस्थित होती हैं उनके द्वारा कोई एंजाइम नहीं निकलता है, बल्कि जो ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं यहां पर आपकी कैसी ग्लैंड है? ब्रूनर। कैसी? ब्रूनर ग्रंथियां। तो ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा विशेष रूप से क्या निकलता है? श्लेष्म निकलता है। ठीक है, श्लेष्म है, उसमें भोजन को पचाने वाले किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते। लेकिन इस ग्रहणी भाग में ये आपने बनाया था, वहां पर क्या रचना थी? गाल ब्लैडर, या जिसको आपने नाम दिया था पित्ताशय, और इसको आपने नाम दिया था लीवर, या जिसको आपने कहा था यकृत या जिगर जिसको कहते हैं। तो ये जो पित्ताशय है ये रचना पित्त वाहिनी की है। पित्त वाहिनी। इस पित्ताशय में पित्त रस संचित होता है, बाइल जूस होता है, इसको कहते हैं पित्त रस, या इसको कहा जाता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्षारीय होता है। कैसे होता है? क्षारीय। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वह 7.6 के आसपास होती है। तो पीएच वैल्यू जो होती है बाइल जूस की वो 7.6 के आसपास होती है, अर्थात यह क्षारीय होता है।
देखिए बेटा, कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन, इसके लिए हम उसका पीएच स्केल के द्वारा माप करते हैं। पीएच स्केल यानी जो पीएच मान है, उस पीएच मान के द्वारा आप किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ या किसी भी विलयन का पीएच मान आप ज्ञात करते हैं विशेष रूप से। इसको वैज्ञानिक सोरेनसन ने दिया था पीएच वैल्यू, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। तो पीएच जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 से कम है, 0 से लेकर के 7 से कम है, तो वह विलयन आपका अम्लीय नेचर में होता है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान इक्वल 7 है तो वह उदासीन होता है। जैसे बेटा जो H2O होता है, H2O जल, ये उदासीन होता है। जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, उदासीन होता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं HCl की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो 1.5 से लगभग 2 इसकी पीएच वैल्यू होती है, तो यह अम्लीय है, अम्ल है। लेकिन जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से क्या हो, ज्यादा होता है, तो वह आपका कैसा होता है? क्षारीय नेचर में होता है। तो विशेष रूप से पित्तरस का जो पीएच वैल्यू 7.6 है, तो आप बता सकते हैं कैसा है, किस नेचर का है? क्षारीय है, स्वाभाविक सी बात है। तो इस ग्रहणी में पित्ताशय द्वारा या पित्तवाहिनी द्वारा पित्तरस आता है ग्रहणी में। तो जो भोजन यहाँ पर आया है काइम के रूप में, उस काइम के रूप में आए हुए भोजन से पित्तरस मिल जाता है। और पित्तरस क्या करता है कि जो भोजन आपके स्टमक में था, अम्लीय माध्यम में था, क्योंकि वहां HCl था, उस भोजन को तुरंत ही बाइल जूस उस काइम में मिल करके, उस भोजन में मिल करके उसको किस फॉर्म में बदल देता है? क्षारीय माध्यम में क्या करता है? बदल देता है। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा बेटा, बाइल जूस में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। आगे हम इनकी चर्चा करेंगे जब लीवर पढ़ाएंगे। तो बाइल जूस में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन यह भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। कैसे करता है? एक तो ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाया, और दूसरा जो बाइल जूस होता है ये वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण करता है। भोजन की जो वसा होती है उस वसा का यह इमल्सीकरण या पायसीकरण करता है। इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण का मतलब कि जो बाइल जूस होता है यह भोजन की जो वसा है उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है, तो भोजन की जो वसा है, वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह विशेष रूप से इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण या पायसीकरण कहलाती है। तो वसा का जब टूटती है तो अवश्यम्ल और गिल्सराल में क्या होता है? रूपांतरित होता है। दूसरी जो बात यहाँ पर आती है ये अग्नाशय है। तो यहां से बाइल जूस आया, भोजन में मिला पहले, अब किसका कार्य होगा? ये अग्नाशय है। अग्नाशय शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि इसके द्वारा एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित होते हैं। इसके बहिस्रावी भाग द्वारा, बताएंगे आगे आपको क्या निकलेगा, अंतःस्रावी भाग द्वारा क्या निकलेगा। तो विशेष रूप से जो अग्नाशय है उसके द्वारा एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो अग्नाशय से विशेष रूप से अग्नाशयिक अग्नाशयिक रस निकलता है। और इस अग्नाशयिक रस से कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अग्नाशयिक रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा क्यों दी जाती, क्यों उसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं? उसका रीजन है बेटा, क्योंकि अग्नाशयिक रस में भोजन के संपूर्ण अवयवों को पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि अग्नाशयिक रस को पूर्ण पाचक रस की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। तो इस भाग में अग्नाशयिक
रस पहुंचता है उस भोजन में, और अग्नाशयिक रस में भोजन के संपूर्ण अवयवों को पचाने वाले क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, कौन कौन से अग्नाशयिक रस में एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अग्नाशयिक रस आया वह भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। विशेष रूप से भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। तो ये पहला भाग था छोटी आंत का, जिसको आपने ग्रहणी नाम दिया। दूसरा भाग यहाँ पर है मध्यांत्र, यानी 25 सेंटीमीटर छोड़ करके बाकी जो रचना कुंडलित दिखेगी लगभग कितना, 2.5 मीटर तक। कितना, 2.5 मीटर। चूंकि जो जेजुनम या मध्यांत होता है, छोटी आंत का दूसरा जो भाग होता है, यह 2.5 मीटर लंबा, ठीक है, लंबी कुंडलित नलिका होती है, और इसका जो व्यास होता है लगभग 4 सेंटीमीटर होता है। इसका जो व्यास है, इसकी जो चौड़ाई विशेष रूप से, वह लगभग 4 सेंटीमीटर, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। लंबा कितना है, 2.5 मीटर लंबा होता है, और 4 सेंटीमीटर क्या होता है, ये चौड़ा होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर छोड़ करके बाकी जो रचना आती है, मान लीजिए यहां तक ये रचना आई कुंडलित, ये आपकी जेजुनम कहलाती है, मध्यांत कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में ये जो जेजुनम है, मध्यांत्र है, इसमें किसी भी प्रकार के भोजन के कण नहीं होते हैं। यह पूर्ण रूप से खाली होता है। क्यों ऐसा होता है, इसको आप लोग सोचिएगा, सर्च करिएगा। ठीक है, क्यों ये खाली होता है मरने पर पूर्ण रूप से। ठीक है, तीसरी जो बात आती है वह है इलियम, या जिसको आप शेषांत्र कहते हैं। इलियम या जिसको कहा जाता है शेषांत्र। ठीक है, शेषांत्र जो होती है बेटा, यह विशेष रूप से, शेषांत्र जो होती है यह विशेष रूप से, क्योंकि मध्यांत के बाद नेक्स्ट जो भाग है वह है शेषांत्र। तो इलियम या शेषांत्र जो होती है यह लगभग 3.5 मीटर, 3.5 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। शेषांत्र जो होती है यह 3.5 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, इस शेषांत्र में मान लीजिए ये शेषांत्र है, यहां पर देखिए, ये इस शेषांत्र में विशेष रूप से लीवर कुहन की दरारें होती हैं। इस शेषांत्र में क्या होती हैं, लीवर कुहन की दरारें होती हैं। इस शेषांत्र में क्या होती हैं, यहां पर ऐसे ये दरारें होती हैं। ठीक, लीवर कुहन की क्या होती हैं, दरारें होती हैं। और इस लीवर कुहन की दरारों से विशेष रूप से आपका आंत्रीय रस निकलता है। क्या निकलता है, आंत्रीय रस निकलता है। और इस आंत्रीय रस में भोजन को अंतिम रूप से पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। भोजन को अंतिम रूप से पचाने वाले क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस इलियम में, या जिसको आप शेषांत्र कहते हैं, इस इलियम में जैसा कि मैंने बताया था कि छोटी आंत में भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। इस इलियम में तौलिए के जो रोम होते हैं, तौलिया रोमा वाली जो तौलिया होती है रोम वाली, या अंगुली के समान प्रवर्त, इस इलियम में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। ठीक, तो अभी मैंने बताया बेटा कि इसमें तौलिए के रोम के समान, ऐसे तौलिए के रोम के समान रचना होती है। और यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो
इलियम में तौलिए के रोम के समान जो रचना होती है इसको कहा जाता है रसांकुर। रसांकुर या इसको कहा जाता है दीर्घ रोम। रसांकुर या दीर्घ रोम या इसको कहते हैं बिलाई। रसांकुर या दीर्घ रोम, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर दीर्घ रोम दिया है। तो इस इलियम में जगह जगह तौलिए के रोम के समान या अंगुली के समान ऐसे प्रवर्ध निकले होते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिनको रसांकुर या बिलाई या दीर्घ रोम कहते हैं। ये रसांकुर या बिलाई या दीर्घ रोम विशेष रूप से भोजन अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बना है बोर्ड एग्जाम में? क्वेश्चन बना है बेटा कि दीर्घ रोम या रसांकुर या बिलाई का कार्य बताइए। तो दीर्घ रोम या रसांकुर या बिलाई विशेष रूप से भोजन अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो दीर्घ रोम या रसांकुर या बिलाई कहाँ होते हैं? छोटी आंत के किस भाग में होते हैं? इलियम में होते हैं। और इसी इलियम में भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है उस पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। ध्यान दीजिए बेटा, इसी में बीच बीच में छोटे छोटे और उभार होते हैं और इन उभारों को कहा जाता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई कहते हैं। बीच बीच में, बिलाई के बीच बीच में छोटे छोटे और रोम जैसी रचना होती है, उन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाई कहते हैं। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तो ये तो आपका था विशेष रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके विभिन्न भाग, जिसमें आपने पढ़ा पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।